जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम रहें जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे। जी हाँ, हौसले और जज्बे की कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो देश के लोग बहुत कुछ अच्छा और ख़ास कर रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं, देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत ख़ास कहानियाँ जो जोश देती हैं, जुनून देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। कश्मीर के युवा अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। वो जहां शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, रोजगार के नए नए अवसर तलाश कर रहे हैं, तो वहीं खेलों में भी हाथ आजमा रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में स्नो क्रिकेट की बात कही। जी हाँ, स्नो क्रिकेट एक बहुत ही रोमांचक खेल है जो कि बर्फ से जमी हुई जमीन पर खेला जाता है। और कश्मीर में युवाओं ने इस स्नो क्रिकेट का आयोजन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये खेलो इंडिया मूवमेंट का ही एक विस्तार है और ये युवा कल देश के लिए मेडल भी जीतेंगे और देश में तिरंगा भी लहराएंगे। देखिए कश्मीर से ये खास रिपोर्ट। बर्फबारी से ढकी कश्मीर घाटी, बेहद खूबसूरत नजारा। इस ठंड में जहां कई लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं तो कई बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई युवा ऐसे भी हैं जो इस बर्फबारी में खेलो इंडिया और फिट इंडिया की वानगी प्रस्तुत कर रहे हैं। जमे हुए बर्फ के मैदान पर क्रिकेट का ये नजारा इस बात की गवाही दे रहा है कि मुश्किल हालात में भी जिंदगी की रफ्तार थमी नहीं है। हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है कि जनाब हमारे जो मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने हमारे गांव का नाम लिया है सैदाबाद। क्योंकि आप देखिए जो हमारा गांव है इसमें जो पहले क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, 10 साल बाद जो पुलवामा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें एडीसी साहब, डीसी साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब ने हमारी बहुत मदद की है, जिनके बदौलत हमें ग्राउंड मिला। और इस ग्राउंड के बदौलत आज हमारा नाम जो है जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने लिया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। कश्मीर के बाकी हिस्सों से अलग जहां सर्दी लगभग सभी बाहरी खेलों के लिए रुक जाती है, कश्मीर के सैयदाबाद में शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ है। घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी के तुरंत बाद स्नो क्रिकेट की मेजबानी की जाती है। पिछले कई दहाइयों से हम ये टूर्नामेंट लगा रहे हैं। यहाँ का लोकल जो यूथ है अपना ही यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं या यहाँ के जो हमारे कुछ कारकुन है वो यहाँ पे अपना पैसा लगा के इस टूर्नामेंट को इनेकाद करते हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा नरिस्तान त्राल के दूरदराज के इलाके में भी देखने को मिलता है, जहां युवा जमे हुए बर्फ के मैदान पर अनोखा स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। इससे हमारा मकसद यही रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें और इन मनुष्यात से दूर रहें। स्थानीय लोगों की माने तो सुदूर गांव में शीतकालीन खेलों की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये भारी बर्फ से ढका रहता है, जिसे पर्यटन और खेल प्राधिकरण पहचानने में विफल रहे हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान क्षेत्र में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में शीतकालीन खेलों की काफी संभावनाएं हैं। स्नो क्रिकेट की वजह से यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बूस्ट हो सकता है, तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए। इस क्षेत्र की शांत और मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरता ज्यादातर सर्दियों के दौरान जब ये भारी बर्फ से ढकी हुई होती है तो कई लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। क्रिकेट युवाओं का पसंदीदा खेल है, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी बड़े उत्साह के साथ बर्फ के बीच क्रिकेट देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसे में स्नो क्रिकेट का आयोजन युवाओं की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। कश्मीर से आसिफ के साथ तारिक डार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अपने मन की बात कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं
जो बहुत कुछ खास काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं कि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए उनका और ज़्यादा उत्साहवर्धन करते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले अजय मंडावी का भी जिक्र किया। अजय मंडावी काष्ठ कला में निपुण हैं। जी हाँ, लकड़ी पर कारीगरी करते हैं और वो भी बहुत खास। और उन्होंने जेलों में बंद सैकड़ों कैदियों की जिंदगी बदल दी। जिस कैदी को उन्होंने काष्ठ कला सिखाई, वो जेल से छूटने के बाद वापस कभी अपराध के कार्यों में नहीं पड़ा, फिर कभी जेल नहीं गया और जेलों के अंदर रहकर भी इन कैदियों ने बहुत अच्छी कमाई की, हुनर सीखा और अच्छे रास्ते पर चल पड़े। कांकेर जिले में खुशी की लहर है और वजह बने हैं यहाँ के काष्ठ कलाकार अजय कुमार मंडावी। उन्हें पद्मश्री मिला है। वे काष्ठ शिल्प कला में करीब 40 सालों से काम कर रहे हैं। अजय के पिता आरपी मंडावी गणेश भगवान की प्रतिमा बनाते थे। माता सरोज मंडावी पिता का सहयोग करती थी। बचपन में माता पिता को भगवान गणेश की प्रतिमा बनाते देख उनके मन में भी कला के प्रति प्रेम जागा, तो उन्होंने भी लकड़ी से खिलौने बनाने शुरू कर दिए। इस बीच स्नातक की शिक्षा भी पूरी कर ली और जनपद पंचायत में नौकरी मिली तो लकड़ी की कला को गति देने का कार्य शुरू कर दिया। अजय मंडावी 2005 से काष्ठ कला के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। 2010 में तत्कालीन कलेक्टर एनके खाका ने उन्हें जेल में बंद कैदियों को काष्ठ कला सिखाने का निवेदन किया था, जिसके बाद से अजय मंडावी कैदियों को काष्ठ कला सिखाते आ रहे हैं। अजय मंडावी ने जिन कैदियों को काष्ठ कला सिखाई, उनमें से ज्यादातर नक्सल मामलों में बंद विचाराधीन कैदी थे। लगभग 400 ऐसे नक्सली जो कभी हाथ में बंदूक लेकर खून की होली खेला करते थे, वो अब अजय मंडावी से काष्ठ कला सीखकर अपने हाथ के हुनर से अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे हैं। जीवन यापन और एक रोजगार के लायक जो सीखना चाहिए उतना सीख जाते हैं। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो साल भर, 2 साल, 3 साल, जितने समय तक हैं जेल में, अगर एक बार वर्कशॉप आ गया तो तब तक वो सीखता रहेगा जब तक वो वहां से रिलीज न हो जाए। बचपन में खिलौने बनाने की कोशिश ने उन्हें काष्ठ कला सिखा दी और पता ही नहीं चला कि वो कब इस काबिल बन गए कि दूसरों को भी काष्ठ कला सिखाने लगे। उन्होंने बताया कि जिन विचाराधीन बंदियों को उन्होंने काष्ठ कला सिखाई, वो सभी आज अपना जीवन इसी हुनर के सहारे जी रहे हैं और बुरे कामों को छोड़ चुके हैं। वो सभी आज भी उनसे संपर्क में रहते हैं। अजय मंडावी ने बताया कि जेल में बंद जिन कैदियों को उन्होंने काष्ठ कला सिखाई, उनमें से फिर कोई भी दोबारा जेल नहीं गया। काष्ठ कला सीखकर उन्होंने इसे अपना रोजगार बनाया और लकड़ी की कारीगरी ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। तो मैं तो जेल कोई भी कारण से गया, लेकिन मेरे को ये शिक्षा वहाँ पे मिला कि एक मेरे को नया जिंदगी, वो भी अजय मंडावी सर के माध्यम से। वहाँ पे काष्ठ शिल्प कारखाना वहाँ चालू किए, तो वहाँ हम लोग को प्रशिक्षण दिए गए और वो प्रशिक्षण में हम लोग काम भी कर रहे थे। और काम करने के बाद वहाँ से छूट के आने के बाद गांव में ऐसा लगा कि मैं एक नया जिंदगी में जा रहा हूँ। अजय मंडावी ने लकड़ी पर शब्दों को उकेर कर राष्ट्रगीत तैयार किया है, जो राष्ट्रपति भवन में लगाया गया है। इसके साथ ही अन्य कई दफ्तरों में भी उनकी बनाई कलाकृतियां शोभा बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, काष्ठ कलाकृतियों के बिक्री से जो आमदनी होती है, उस आमदनी में से 10% राशि अजय कुपोषित बच्चों के लिए दान करते हैं। अजय मंडावी के इन्हीं बेहतरीन कामों की वजह से इस साल उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम।
पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में लिखा है कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। और एक प्रण किया है श्यामलाल कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉक्टर मनीष कर्मवार ने। उन्होंने प्रण लिया है उन लोगों को एक मंच प्रदान करने का जो दूरी के कारण या फिर अभावों के कारण स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं आ सकते। ये उनको एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहां वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक युवा को उसके विचार, उसकी शोध या उसकी रुचि के विषय पर पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बोलने के लिए एक मंच प्राप्त हो जाना उसके लिए सोने पर सुहागे जैसा होता है। कुछ विद्यार्थियों के लिए तो ये सपने जैसा हो सकता है, परंतु इसी सपने को साकार बनाया कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों के सकल प्रयास ने। कोरोना महामारी के दौरान जब सब लोग नाउम्मीद होने लगे थे और विद्यालय बंद होने के कारण विद्यार्थियों में शैक्षणिक, व्यवहारिक और वैयक्तिक गुणों का विकास रुक सा गया था, उसी समय दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज संध्या के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर आपदा को अवसर में बदलते हुए एक नई पहल की शुरुआत की थी। ये पहल है GSTS यानी ग्रेजुएट स्कॉलर्स टॉक सीरीज। ये एक प्रयास है श्यामलाल कॉलेज के इतिहास विभाग के साक्ष्य सोसाइटी के प्रोफेसर मनीष कर्मवार का। Graduate Scholar Talk Series has completed its 100 talks of its 100 proficient speakers, chaired by 100 chief guests and continuing from last 100 Sundays. So to mark this event and to celebrate this milestone, we are organizing a mega event in the Conference Center of University of Delhi. GSTS एक साप्ताहिक टॉक सीरीज है जो हर सप्ताह रविवार के दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच ऑनलाइन गूगल मीट पर प्रसारित की जाती है। इसमें स्नातक विद्यार्थी अलग अलग विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और इस माध्यम से युवा विद्यार्थियों को शोध करने और उसे श्रोताओं के सामने रखने का एक उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होता है। 100 Sundays, 100 weeks, 100 speakers from 50 different locations of our country, 100 different ideas and 100 guests of honor from 70 different colleges of India. GSTS के मंच पर देश भर से युवा विद्यार्थी अपने विचार रख रहे हैं। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, NCERT, IIT और BHU जैसे अनेक शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी अपने विचार रखते हैं। एक विशेषता जो इस पहल को बाकियों से अलग बनाती है वो ये है कि इसे सीमाओं में बांधा नहीं गया है। इस पर श्रोता और वक्ता दोनों पूरे देश भर से कहीं से भी जुड़ सकते हैं और यही कारण है कि इस पहल को ऑनलाइन रखा गया है ताकि देश के हर कोने से दूरदराज के क्षेत्रों के युवा भी यहाँ अपने विचार रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो है ना ये अनूठी पहल युवाओं को एक मंच प्रदान करने की जहां वो अपने विचार साझा कर सकें और शिक्षा हासिल कर सकें। और जब हम बात शिक्षा की कर रहे हैं तो आपको अरुणाचल प्रदेश के एक अनोखे गुरुकुल में लेकर चलते हैं। अनोखा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि युवा अंग्रेजी जानने और बोलने के चलते कई बार अपनी क्षेत्रीय बोलियों को भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को, संस्कृति और विरासत को भूलते जा रहे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का ये जो अनोखा गुरुकुल है ये उस संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहा है। ये यहाँ के जनजाति लोगों की भाषा को सहेजने का काम कर रहा है, उनकी संस्कृति से जुड़ने का काम कर रहा है। किस तरह का प्रयास यहाँ पर हो रहा है आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में।
समूह में सक्रिय रूप से क्षेत्रीय बोलियों को सीखते और योग ताइक्वांडो में हाथ आजमाते ये युवा सेपा अरुणाचल प्रदेश के पास रंग गांव में स्थित एक स्थानीय गुरुकुल शैली स्कूल के विद्यार्थी हैं। जी हां, ईस्ट कामेंग जिले के रांग गांव में बीते करीब 2 साल से संचालित किया जा रहा न्यूबू नयागम येरको अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा औपचारिक स्कूल है जहां गुरुकुल शैली में बच्चों को मौलिक जनजातीय संस्कृति और भाषा और विरासत की शिक्षा दी जा रही है। ये संस्था मौलिक जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और उन्हें सहेजने का काम कर रही है। आजकल के युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उनको अपने ट्रेडिशन कल्चर के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है। पहले का लोग इसलिए पता था कि क्योंकि वहाँ हमको इस तरह का गुरुकुल का जरूरत नहीं पड़ता था, बट देन इन फैमिली में हमारे जो परिवार रहता है वहाँ पे हम हर चीज़ हमेशा अपने ट्रेडिशन कल्चर के बारे में डिस्कस होता है, माता पिताजी के बारे में साथ में डिस्कस होता है, गाँव के साथ में डिस्कस होता है, तो हमको पता चलता है कि ट्रेडिशन कल्चर क्या है। दरअसल न्येशी जनजाति की भाषा में न्यूबू का अर्थ पुरोहित और न्यागम का अर्थ है विद्वान वक्ता। येरको का अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था और इस दिशा में ये स्कूल एक नजीर प्रस्तुत कर रहा है। इस अनोखे स्कूल के निर्माण के लिए स्थानीय पारंपरिक बांस की झोपड़ियां बनाई गई हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से नामपू नामलो और निखी नामलो भी कहा जाता है। ये झोपड़ियां प्राचीन समय में पारंपरिक शिक्षा के प्रसार करने के लिए बनाई जाती थी और अब यहाँ ध्यान और योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इतना ही नहीं, इस गुरुकुल में छात्र उसी पारंपरिक केश विन्यास को बनाए रखते हैं जो उनके पूर्ववर्तियों ने पहना था। अपने विवेकानंद केंद्र द्वारा कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और उनके माध्यम से वहाँ औपचारिक शिक्षा के साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जैसे गीता श्लोकों का उच्चारण, देशभक्ति गीत सिखाना, देन लोक कथा, प्रेरक कहानियां, खेलकूद आदि ऐसी गतिविधियां सिखाए जाते हैं। दोनिये पोलो कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल पर शुरू किए गए न्यूबू न्यागम येरको को स्थापित करने में समाज सेवी पाई दावे ने अहम भूमिका निभाई है। इस गुरुकुल के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन देने की जिम्मेदारी विवेकानंद केंद्र विद्यालय ने उठाई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस संस्था को वित्तीय मदद मुहैया कराई जा रही है। विकास और आधुनिकता की दौड़ में कई बार हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ आते हैं, लेकिन उम्मीद है कि न्यूबू न्यागम येरको के प्रयासों से अरुणाचल प्रदेश की नई पीढ़ी न सिर्फ आधुनिकता को अपनाएगी, बल्कि अपने रीति रिवाजों को, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भी सहेज कर रखेगी। ईटानगर में अपने सहयोगी राजीव तेरोन और दोगिन रांदा के साथ मैं प्रियभांशु रंजन, डीडी न्यूज। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अल्लामा इकबाल का एक शेर है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद।
जी हाँ, हुनर की कोई जाति, कोई संप्रदाय नहीं होता। इस बात को सच साबित किया है राजस्थान के उदयपुर के एक मुस्लिम कलाकार ने, जिन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तर्ज पर एक स्वर्ण सुसज्जित राम दरबार तैयार किया है। कैसा है उनका ये राम दरबार और क्या सोचते हैं ये कलाकार, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्रिस्टल ग्लास पर सुसज्जित स्वर्ण राम दरबार का खूबसूरत मॉडल। ये राम दरबार 24 कैरेट सोने से तैयार किया गया है। इस मॉडल को तैयार किया है उदयपुर के एक कलाकार वकार हुसैन ने। इसमें भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाएं हैं। इस राम दरबार का साइज करीब 3 फीट है और वजन 30 किलोग्राम। वकार हुसैन के जरिए बनाए गए स्वर्ण राम दरबार में लाइट एंड साउंड का भी शानदार मिश्रण है। इसमें भगवान श्री राम के चरण छूते ही भजन बज उठते हैं। वकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से प्रेरणा लेते हुए राम दरबार का ये मॉडल तैयार किया है। प्रेरणा वही थी कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो हमने भी यही सोचा था कि मैं भी एक राम दरबार का निर्माण करूं। राम मंदिर का निर्माण तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, राम दरबार तो बना सकता हूं। तो राम दरबार मैंने बना के और अपनी इच्छा को जो है उसको पूरा किया। वकार हुसैन की ये कलाकृति काफी चर्चा में है। उनकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ये स्वर्ण राम दरबार उन्हें भेंट करें। राम दरबार बनाने का मोटिव हमारा सिर्फ इतना ही था कि आपसी जो सौहार्द है वो बना रहे, और ये देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं भेंट करना चाहता हूँ। वकार हुसैन ने करीब 1.5 महीने की मेहनत के बाद इस राम दरबार को तैयार किया है। वकार का मानना है कि भगवान श्री राम की कृपा जिन पर भी होती है, उनके सभी काम अपने आप हो जाते हैं। बकौल वकार, जिनके अंदर कपट, पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं में भगवान श्री राम निवास करते हैं। इसी मंशा के साथ बनाए गए इस स्वर्ण राम दरबार से वकार हुसैन सांप्रदायिक सौहार्द का एक बेहतरीन संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कुछ छात्रों से, जो गुजरात में मोरबी में हुए हैंगिंग ब्रिज की घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने बहुत ही कम समय में एक ऐसा स्मार्ट प्रोटोटाइप ब्रिज तैयार किया जिससे आगे चलकर ब्रिज टूटने से होने वाले खतरों से निजात मिल सकेगी। कैसा है उनका ये प्रोटोटाइप ब्रिज, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक स्मार्ट प्रोटोटाइप ब्रिज तैयार करने में जुटे ये छात्र गोरखपुर शहर के ITM कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। ब्रिज का मॉडल लगभग इन्होंने तैयार भी कर लिया है। दरअसल गुजरात के मोरबी में हैंगिंग ब्रिज की घटना के बाद इन्होंने स्मार्ट प्रोटोटाइप ब्रिज के निर्माण का काम शुरू किया। इस ब्रिज को बनाने में इन्हें केवल 12 से 14 दिन लगे। ब्रिज की खास बात यह है कि अगर गाड़ियों का वेट ब्रिज के बने वेट की क्षमता से अधिक हो जाता है तो सायरन की आवाज आने लगती है। इस सावधान करने वाली सायरन की आवाज से लोग अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे और किसी घटना का शिकार होने से बच सकेंगे। जब 30 अक्टूबर को मोरबी इंसिडेंट हुआ था, तब ये आइडिया आया था, तो मैं और मेरी टीम ने उसी दिन से ना सोचना चालू किया कि ऐसा क्या चीज़ बनाए कि हम ये ऐसे हादसे रोक सकें। तो ये हम लोग ने एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जो आग ब्रिज के फॉर्म में है। इसमें ना हम लोग ने एक हार्ड स्टील को स्क्वायर पाइप यूज़ किया है एज अ बेस ऑफ पिलर्स। उसके अंदर हम लोग ने यूज़ किया है सेंसर्स और हार्ड फोम और सायरन्स, और हार्ड फोम एज अ हाइड्रोलिक्स हम लोग ने यूज़ किया है, और वायरिंग जैसे वेट सेंसिटिव सेंसर्स हैं। जैसे ही है ना उस पर उसमें वेट का मात्रा फीडेड है, वो जैसे ही वो उसके अमाउंट से एक्सीड करेगा, वैसे ही ना वो वेट सेंसिटिव सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इस स्मार्ट ब्रिज का मॉडल बनाने में छात्रों को मेटल फ्रेम, स्टील, सेंसर, LED लाइट, वुड सप्लाई, स्विच, बैटरी आदि सामानों की जरूरत पड़ी। खास बात यह है कि छात्रों ने बहुत कम खर्च में और स्क्रैप का यूज करते हुए इस ब्रिज का निर्माण किया। इसको बनाने के लिए हम लोग ने बेसिकली स्क्रैप से इसको स्टार्ट किया है, जीरो से। इसमें बस हम लोग ने सेंसर्स खरीदे हैं जो कि वेट सेंसिटिव हैं, और जितनी वायरिंग यहाँ पे है वो हम लोग ने खरीदी है। बाकी सारी चीज़ें हमारे मैकेनिकल के वर्कशॉप में प्रोवाइड हम लोग को कराई गई हैं।
इन छात्रों का प्रयास है कि न केवल किसी भी पुल पर अधिक लोड की तुरंत जानकारी मिले, बल्कि पुल पर गाड़ियों की आवाजाही को भी कंट्रोल किया जा सके और समय रहते सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इनके द्वारा निर्मित डिवाइस को किसी भी पुल पर लगाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पुल हैं जो कमजोर हैं, उनकी जो भार क्षमता है वो घट रही है लगातार कमजोर होने के कारण। तो ऐसे किसी भी पुल पर यह इंस्ट्रूमेंट लगाया जा सकता है और उसकी जब भी 80% लोडिंग कैपेसिटी वहां पहुंचेगी, एक अलार्म आ जाएगा जिससे वेल मैनेज किया जा सकता है ट्रैफिक को। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी में एक ब्रिज टूटने की घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। इस घटना में इन छात्रों का एक साथी भी घायल हुआ था। अब ये छात्र चाहते हैं कि मोरबी जैसी घटना दोबारा ना हो। गुजरात के मोरबी में हुए पुल एक्सीडेंट में बताया जाता है कि पुल के सेंटर में अधिक लोग इकट्ठा हो गए थे और अधिक वेट होने के कारण पुल टूट गया था। लेकिन अब इन छात्रों ने इसका हल खोज लिया है। ये इस स्मार्ट ओवरब्रिज के माध्यम से भारत को एक सेफेस्ट ब्रिज के रूप में देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, जज्बा अपार है, बस जरूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और खास करके दिखाते हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।